अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है यूनिट 1 के जो 2 टॉपिक हैं, प्लांट वाटर रिलेशनशिप और मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट किया था मिनरल न्यूट्रिशन में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, उनके इसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या था, क्या उनका रोल है, डिफिशियंसी सिम्टम्स और टॉक्सिसिटी सिम्टम्स, ये सब हमने पिछले वीडियोस में बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कौन कौन से प्रोसेसेस फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, और साथ ही C3, C4 और C2 साइकिल जो है और फोटो रेस्पिरेशन, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन पॉइंट्स, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस के डिफिनीशन और कौन कौन से मेन इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, इसके बारे में जानेंगे। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और सर्टेन अदर ऑर्गेनिम्स, ये ट्रांसफॉर्म करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। और इस प्रोसेस के दौरान ग्रीन प्लांट्स में जो लाइट एनर्जी कैप्चर्ड होता है, उसका यूज किया जाता है कन्वर्जन ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स इनटू ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस डिफिनीशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है, ये है फिजिको केमिकल प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में। तो since light energy is transformed or converted into chemical energy, this process, that is photosynthesis, is called physico-chemical process। सनलाइट ट्रैप होता है यहाँ पे, तो ये है इंडोथर्मिक भी। ठीक है, तो ये इंडोथर्मिक प्रोसेस भी है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ट्रैप होता है। मल्टी स्टेप है, और कैसे है मल्टी स्टेप, कैसे है रेडॉक्स, ये सब हम आगे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये है एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। जो कि बस ग्रीन सेल्स में ही होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सनलाइट का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जा रहा है और यहाँ से कन्वर्ट किया जा रहा है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को ऑक्सीजन और एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज शुगर में। तो ये हो गया, ये लाइट का यूज़ किया गया ग्रीन प्लांट्स में हुआ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इसका यूज करके जो एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें ये कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, तो ये है फोटोसिंथेसिस में एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, जो कि ग्रीन सेल्स में ही होता है। एंडोथर्मिक है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है, मल्टी स्टेप है और रेडॉक्स है। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से। और जो भी प्रोसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, वेदर इट इज कार्बन एसिमिलेशन, लाइट एब्जॉर्प्शन एंड एनर्जी कंजर्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्टेक एंड एसिमिलेशन, Kelvin cycle, Hatch slab, that is C4 cycle and photo respiration, C2 pathway और glycolate metabolism, ये सारे प्रोसेसेस हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन सभी प्रोसेस के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं, तो ये जो चैप्टर है इसका कोई भी क्वेश्चन और कोई भी कंसेप्ट हम आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है टाइप्स ऑफ रेडिएशन और वेवलेंथ। तो आपको बता दें कि शुरुआत में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया गया जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा कि जो एयर है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। तो जोसेफ प्रिस्टले एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन किया। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके ये बताया कि एयर इसेंशियल है प्लांट के ग्रोथ के लिए, और साथ ही इन्होंने ऑक्सीजन की भी डिस्कवरी की। और इन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर व्हाट एवर बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल्स रिमूव। तो ये सारे हाइपोथेसिस और डिस्कवरी ऑक्सीजन का और एयर का रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये सब जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा दिया गया। ठीक है, फिर आए एक और साइंटिस्ट जो थे जॉन इंजेनहाउस। इन्होंने बताया कि जो सनलाइट है ये इसेंशियल है प्लांट प्रोसेस के लिए, जिसके थ्रू
प्यूरिफाइज करता है जो फाउल्ड एयर है, जो बर्निंग कैंडल्स द्वारा और ब्रीदिंग एनिमल्स द्वारा जो कि प्यूरिफाइज होता है। और साथ ही इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है यही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये जॉन इंजनहाउस का मेजर कंट्रीब्यूशन है। और फिर आते हैं साइंटिस्ट जूलियस वॉन सैक्स। तो जूलियस वॉन सैक्स ने क्या मेजर कंट्रीब्यूशन किया ये भी जान लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले ये एविडेंस दिया कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है प्लांट के ग्रोथ के दौरान। तो फिर यहाँ से फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट और आगे बढ़ा और एक्सप्लोर हुआ। और फिर जूलियस वॉन सैक्स ने ही ऑब्जर्व किया कि जो प्रेजेंस है ग्रीन कलर सब्सटेंस जो कि लोकेटेड है इनसाइड स्पेशल बॉडीज इन प्लांट सेल। तो इन्होंने इतना बता दिया। और फिर जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम है फोटोसिंथेसिस जो कि डिस्क्राइब किया गया और स्टडी किया गया, वो साइंटिस्ट थे टी.डब्ल्यू. एंजेलमैन। तो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी किया और उसका डिस्क्राइब किया उसके बारे में। ठीक है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर कौन सा कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो ये सब इन्होंने बताया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेडिएशन और वेवलेंथ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सभी को पता है कि जो सोलर एनर्जी है यही अल्टीमेट सोर्स है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो दो ultimate source of energy for photosynthesis is solar energy, as we all know that, and the photosynthetic organism uses energy of sunlight to manufacture glucose and other organic products which heterotrophic cells uses as energy and carbon sources। तो ये different wavelengths हैं लाइट के जो कि यूज होते हैं टू ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ वाटर टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये वेवलेंथ है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, ये विजुअल लाइट है 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि रेंज करता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये विजुअल लाइट का लेंथ है। तो ये टी.डब्ल्यू. एंजेलमैन थे, इन्होंने सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्क्राइब किया और उसके बारे में जानकारी दी। तो इनको पहला क्रेडिट जाता है फॉर द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन्होंने स्प्लिट किया सनलाइट को बाय यूजिंग ए प्रिज्म इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स जो कि ये विबग्योर है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने इल्यूमिनेट किया ये ग्रीन एल्गा जिसका नाम था क्लेडोफोरा। ठीक, इसको रखा गया इन सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया है ये यूज किया गया टू डिटेक्ट साइट्स ऑफ O2 इवोल्यूशन, जैसा कि हमने डिफिनीशन में ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आया, तो यहाँ पे सबसे पहले कंक्लूड ये किया गया कि जो बैक्टीरिया है वो मेनली एक्युमुलेट हो रहा है ब्लू और रेड रीजन में। तो ये कंक्लूजन था इनका। तो यहाँ से ये निकला जो ब्लू और रेड रीजन है यहाँ पे बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा इकुमुलेशन हुआ जो कि क्लेडोफोरा बैक्टीरिया इन्होंने यूज किया था ग्रीन एल्गा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया का यूज किया गया O2 इवोल्यूशन के साइट को डिटेक्ट करने के लिए, तो ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इकुमुलेट हुए। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है ये ब्लू और रेड रीजन में ही होता है। ठीक है, और जो मिनिमम बैक्टीरिया है ये एक्युमुलेट हुई ग्रीन रीजन में। ठीक है, तो यहाँ से ये निकला कि यहाँ पे मिनिमम फोटोसिंथेसिस होता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। और जो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस ये रफली रिजेंबल्स विद द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला टी.डब्ल्यू. एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट से। तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ विजुअल लाइट बाय फोटोसिंथेसिस, तो जो फोटोसिंथेसिस है ये डिपेंड करता है ऑन द absorption of light by pigments in the leaves of plants, and the measured rate of photosynthesis as a function of absorbed wavelength correlates with the absorption frequency of chlorophyll A and B, जो कि हमने डिस्कस किया कि आखिर इनका कंक्लूजन क्या था। बट इट मेक्स एविडेंट दैट देयर आर सम अदर कंट्रीब्यूटर्स टू द एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे जो थैलोक्वाइड मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंटेन करता है नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स टू व्हिच आर बाउंड सेवरल इंपॉर्टेंट प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंड लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट्स
मस्ट नोटेबली क्लोरोफिल। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पता चला कि जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है ये कंटेन करता है कुछ नंबर है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के, जो कि बाउंड होते हैं बहुत सारे प्रोस्थेटिक ग्रुप से और लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स। जो सबसे नोटिस किया गया वो क्लोरोफिल। ठीक है। अब क्लोरोफिल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कंसिस्ट करता है पॉलीसाइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर विथ प्रोटोफायरिन ऑफ हीमोग्लोबिन। और जो क्लोरोफिल ए है ये कंटेन करता है मैग्नीशियम आयन, जो हमने पिछले वीडियोस में मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तो वहां हमने जाना था कि मैग्नीशियम आयन क्लोरोफिल में पाया जाता है, इनकेस्ड इन ए लार्ज रिंग स्ट्रक्चर नोन एज क्लोरीन। ठीक। एंड दिस क्लोरीन रिंग इज ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम पाइरोल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 नाइट्रोजन एटम्स फ्रॉम द क्लोरीन सराउंड एंड बाइंड द मैग्नीशियम एटम एंड द मैग्नीशियम सेंटर यूनिकली डिफाइंस द स्ट्रक्चर एज ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैग्नीशियम है, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन इसको घेरे हुए हैं। ठीक है। मैग्नीशियम एटम को बाइंड किए हुए हैं 4 नाइट्रोजन एटम, जो भी क्लोरीन सराउंड कर रहे हैं इनसे। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टी डब्ल्यू एंजलमैन का जो एक्शन स्पेक्ट्रम था वहां से ये सारे कंक्लूजन आए थे। ठीक। तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए जो कि जितने भी हायर प्लांट्स हैं एल्गी साइनोबैक्टीरिया उनमें पाया जाता है। क्लोरोफिल बी की बात करें तो हायर प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में। क्लोरोफिल सी जो है डाई एटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स और ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। एंड क्लोरोफिल डी जो कि सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गी में पाया जाता है। तो जो पिगमेंट है ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, जो कि यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। अगर एग्जांपल देखें तो प्लांट्स अपीयर ग्रीन टू अस बिकॉज दे कंटेन many chlorophyll A and B molecules which reflect green light. That's why plants जो है हमें green appear होते हैं, क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। उनमें कुछ ऐसे क्लोरोफिल ए और बी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो हमें ग्रीन दिखते हैं। तो प्रत्येक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के पास एक सेट ऑफ वेवलेंथ होता है जो कि वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये सब टी डब्ल्यू एंजलमैन का जो भी एक्सपेरिमेंट था वहां से ये सारी चीजें आई और इन्होंने बताया कि जो एरिया ऑफ स्पेक्ट्रम है जो कि फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट होता है वो होता है रेड इंड में। ठीक है। उसके बाद ब्लू आता है। तो ये हमने कंक्लूजन में डिस्कस कर लिया है, सबसे ज्यादा रेड में होता है। ठीक है। फिर आता है आपका ब्लू रीजन और लास्टली ग्रीन रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया जो उन्होंने यूज किया था O2 इवोल्यूशन के साइट को डिटेक्ट करने के लिए वो सबसे कम एक्यूमुलेट हुए ग्रीन रीजन में। तो यहाँ से ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ग्रीन रीजन जो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस मिनिमम होता है। और रेड और ब्लू जैसा कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पे जो बैक्टीरिया उन्होंने यूज किया था O2 साइट का डिटेक्शन के लिए वहां पे ये मैक्सिमम था, तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हुआ यहाँ पे। तो बस इतना ही बेसिक कंसेप्ट है। और ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है फोटोसिंथेसिस का ये रफली रिजेंबल करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो यही है जो हमें समझना है। तो फोटोलाइसिस जो है मैक्सिमम होता है ब्लू और रेड लाइट इन स्पाइरोगायरा में। और जितने भी ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं दोज ऑफ प्लांट्स एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, ये सब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों कंटेन करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिम्स विथ ओनली वन फोटो सिस्टम डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन लाइक ग्रीन सल्फर साइनोबैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया। तो ये है जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं जिनमें एक ही फोटो सिस्टम पाया जाता है वो ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व करते हैं, जैसे कि ग्रीन सल्फर साइनोबैक्टीरिया हो गया, पर्पल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया रेड एल्गी, ये फाइकोबिलिन्स इनमें पाया जाता है। तो ये सब है एक्शन स्पेक्ट्रम जो कि टी डब्ल्यू एंजलमैन के बारे द्वारा बताया गया। तो इससे ये सारे कंक्लूजन निकलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन सेंटर के बारे में। तो रिएक्शन सेंटर से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक और बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन था माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे कर्नेलियस वॉन नील। ठीक है। इन्होंने भी बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन दिया फोटोसिंथेसिस के स्टडी के बारे में। तो ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या क्या चीजें बताई कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस के अंडरस्टैंडिंग में माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन दिया था, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था। अपने स्टडीज के आधार पे इन्होंने ये बताया कि जो इन्होंने स्टडी की थी पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में, उनमें इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस जो है इसेंशियली लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने अपने स्टडी से ये कंक्लूजन दिया कि जो फोटोसिंथेसिस है ये है लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, जहां पे प्लांट्स रिड्यूस करते हैं CO2 को
कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, CO2 को रिड्यूस करते हैं, CH2O, ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे ये रिड्यूस करते हैं प्लांट्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। तो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड अगर मान के चलिए तो यहाँ पे लाइट का डिपेंडेंट प्रोसेस है, तो यहाँ पे लाइट तो चाहिए ही, ठीक। तो ये हो गया CO2, अगर और इक्वेशन देखें तो 2H2A प्लस CO2, और यहाँ पे हो जाएगा 2A प्लस H2O। तो ये इक्वेशन इन्होंने ही दिया था, कर्नेलियस वॉन नील ने। तो इन्होंने ये बताया अपने स्टडी के बाद कि जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, वहां पे H2O हाइड्रोजन डोनर है, और ये ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग के बारे में इन्होंने बताया कि यहाँ पे H2O, ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म H2O, प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, H2O जो है ये है हाइड्रोजन डोनर, और ये ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन, ठीक है। और बाकी जो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि जहाँ पे एक ही फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है, तो H2O के बदले वो H2S, ठीक है, H2S वहां पे हाइड्रोजन डोनर होता है, और ये ऑक्सीडाइज होते हैं आइदर सल्फर में और सल्फेट में, ठीक। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पे ये नहीं डिपेंड करते हैं। तो ये है इनके द्वारा जो स्टडी किया गया, जो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया था पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे, वहां से इन्होंने ये कंक्लूजन दिया था, जो कि फोटोसिंथेसिस के स्टडी में बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने, ठीक है, कर्नेलियस वॉन नील। और इन्होंने साथ ही ये भी इन्फर किया कि जो O2 आता है फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2, ठीक है। तो ही आल्सो इन्फर दैट O2 कम्स फ्रॉम H2O नॉट CO2। तो ये एक और बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई कि O2 जो है ये H2O से आता है, ठीक है, तो ये CO2 से नहीं आता है, ये O2 आता है H2O से, ठीक। तो ये था, इन्होंने इक्वेशन के बारे में बताया, इन्होंने अपने स्टडी के बाद ये बताया कि लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, इन्होंने ये इक्वेशन दिया, इन्होंने ये बताया कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग में ऑक्सीजन जो है मतलब हाइड्रोजन डोनर होता है H2O, ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन में। बाकी जो ग्रीन और पर्पल सल्फर ये सब बैक्टीरिया हैं उनमें क्या होता है H2S हाइड्रोजन डोनर होता है, और ये ऑक्सीडाइज होता है सल्फर में और सल्फेट में। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे ये निर्भर नहीं करते हैं। तो ये इन्होंने बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन दिया फोटोसिंथेसिस के स्टडी में। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर, ये प्रोटीन है जो कि साइट है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर इज अ प्रोटीन दैट इज द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड द रिएक्शन सेंटर कंटेन्स पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल एंड फियोफाइटिन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पिगमेंट रहेंगे तभी फोटोसिंथेसिस होगा। और जो रिएक्शन सेंटर है ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन सब में पाया जाता है, इसके साथ ही बहुत सारे बैक्टीरिया और एल्गी में भी रिएक्शन सेंटर पाया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, जो हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और ये देखिए लाइट फोटोन कंटेक्ट करते हैं पिगमेंट को, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ये दिखा रहा है स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल P60 P700। तो ये PS1 PS2 ये सब फोटो सिस्टम है, ये सब हम बहुत ही अच्छे से आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन क्या डिफिनीशन है, कैसा प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस क्यों है, रेडॉक्स क्यों है, मल्टी स्टेप क्यों है, ठीक है, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन क्यों है, ग्रीन सेल्स में ही क्यों होता है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की, किसने एयर की इसेंशियलिटी को प्लांट के ग्रोथ के बारे में बताया, सनलाइट प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इसेंशियल है ये किसने बताया, ठीक है, और किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं यही ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया है अभी तक, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टले, जॉन इंजनहाउस, जूलियस वॉन सैक्स, T.W. इंजलमैन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, कहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पे मिनिमम होता है, कहाँ पे बैक्टीरिया जो उन्होंने यूज किया था मैक्सिमम एकुमुलेट हुए। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है अभी तक। इसके बाद हमने डिस्कस किया सबसे इंपॉर्टेंट कर्नेलियस वॉन नील के बारे में, जिन्होंने बताया कि लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म में H2O डोनर होता है जो कि ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन में, ठीक है, और H2S में सल्फर और सल्फेट में। तो ये इन्होंने बताया कि एक जो ऑक्सीजन आता है H2O से आता है,
CO2 से नहीं आता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन सेंटर के बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे कि जो मॉडर्न मैकेनिज्म है और कंसेप्ट है फोटोसिंथेसिस के, वो क्या है। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को और ये हो जाता है ऑक्सीडाइज। तो जब लाइट फॉल करती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे, मान लीजिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे लाइट फॉल की, तो जो एनर्जी प्रेजेंट होता है फोटोन में, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये उसको हायर एनर्जी लेवल पे पुश करता है। अब एनर्जी आ गया, वो कूदने लगा। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ऐसा होने से ये होता है कि जो क्लोरोफिल है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया होता है, और जो एक्सेप्टर है ये रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन कहाँ से, क्लोरोफिल से। तो ये है अब तक का जो भी है कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आखिर इस दौरान होता क्या है, कैसे लाइट फॉल करता है तो एनर्जी फोटोन में एब्जॉर्ब होती है, कैसे वो हायर एनर्जी लेवल पे उसको पुश करता है, कैसे ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जो एनर्जी प्रेजेंट होता है फोटोन ऑफ द सनलाइट, उसी को यूज किया जाता है टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल। और ये बहुत ही बेसिक मैकेनिज्म है जहां से सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है क्लोरोफिल द्वारा। तो ये है मॉडर्न मैकेनिज्म और कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है बहुत ही, मतलब ये हमने शुरू में ही बात किया, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तो इसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं अपने कन्वेनियंस के लिए। ठीक है, आखिर और ये जो मतलब पहला है इसमें, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ NAD+ टू NADPH, जनरेशन ऑफ एटीपी एंड कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सब है जो फेजेस हैं फोटोसिंथेसिस के। जो हमने शुरुआत में सिंपल डिफिनीशन पढ़ा और जो हमने सिंपल इक्वेशन देखा, वो बहुत ही एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसको समझने के लिए हमें ये जो बेसिक और कन्वीनियंट फेजेस हैं फोटोसिंथेसिस के, उनको हमें अच्छे से समझना होगा, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है तो लाइट को एब्जॉर्ब करना होगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिडक्शन करता है NAD+ का, ठीक है, NADPH में, जनरेशन होता है एटीपी का, और कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में, जिसको भी कार्बन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये है एंट्री गेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये डिटरमाइन करता है कि हाउ मच सनलाइट कैन बी कलेक्टेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू द फोटोसिंथेटिक सिस्टम। तो ये है इंट्रीगेट, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है यही डिसाइड करता है कि कितना सनलाइट कलेक्ट करना है और कितना फोटोसिंथेटिक सिस्टम में ट्रांसफर करना है। तो ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फंक्शन। ठीक है, और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है और एंटीना कॉम्प्लेक्स है, जिसको LH और LHC कहते हैं, ये एरिया ऑफ प्रोटीन है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो कि इम्बेडेड होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, एंड इट ट्रांसफर लाइट एनर्जी टू वन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एट द रिएक्शन सेंटर ऑफ ए फोटोसिस्टम। तो सारा काम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का ही है। ये एक मान के चलिए तो जो गेट पे गेट कीपर होते हैं वैसा है। ठीक है, एंट्री गेट है फोटोसिंथेसिस का, अगर उसको एंट्री लेना है तो कितना सनलाइट ये कलेक्ट होगा, कितना ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये सब डिसाइड करता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं फेजेस। तो फेज होते हैं दो, फेज 1 और फेज 2। तो जो फेज 1 है ये लाइट रिएक्शन को मेकअप करता है, यानी कि फेज 1 मेक्स अप द लाइट रिएक्शन। ये ड्रिवन होता है लाइट एनर्जी के द्वारा। ठीक है, और वाटर गेट्स ऑक्सीडाइज एंड इट्स स्प्लिट अपार्ट इनटू हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो वाटर का स्प्लिटिंग होता है कहाँ पे, फेज 1 में। तो ये हमें ध्यान रखना है, वाटर स्प्लिटिंग हुआ फेज 1 में। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि यूज होते हैं टू रिड्यूस द ऑक्सीडाइज्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर NADP+ इनटू इट्स रिड्यूस्ड हाई एनर्जी फॉर्म NADPH, जो हमने पढ़ा। ठीक है, और एनर्जी हार्वेस्टिंग मतलब जो भी हार्वेस्टेड होता है लाइट रिएक्शन के दौरान, ये भी यूज किया जाता है टू कन्वर्ट लो एनर्जी ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू हाई एनर्जी ATP। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है बट वन इसेंशियल फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म लाइक अस। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये ऑकर्स होते हैं थैलेकॉइड सेक्स में विद द आउटपुट ऑफ लाइट रिएक्शन NADPH एंड ATP
मूविंग इनटू द स्ट्रोमा टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस सेकंड फेज। तो ये जो फेज 1 है इसके बारे में हमें 4 पॉइंट बस याद रखने हैं कि ये है लाइट रिएक्शन प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे स्प्लिटिंग होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, NADP प्लस रिड्यूस होता है NADPH में, जनरेशन ऑफ ATP, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो कि फेज 1 के दौरान होते हैं, और ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये होते हैं थाइलेक्वाइड सेक्स में। तो इतना बस हमें ध्यान रखना है कि फेज 1 क्या है, लाइट रिएक्शन है, लाइट ड्रिवन है, ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग होता है, NADP प्लस रिड्यूस होता है, हायर एनर्जी फॉर्म NADPH में वो ATP का जनरेशन होता है, और ये जितने भी प्रोसेसेस हैं जो कि फेज 1 के दौरान होते हैं ये होते हैं थैलेक्वाइड सेक्स में, ठीक है। तो ये है फेज 1 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, फेज 2 आता है। तो जो फेज 2 है फोटोसिंथेसिस का, ठीक, तो ये होता है एप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलेक्वाइड्स ओनली, यानी कि जो एप्रेस्ड पार्ट है थैलेक्वाइड्स का बस वहीं पे होता है। और जो फेज 1 था ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना थैलेक्वाइड एज वेल एज स्ट्रोमा लैमेली वहां पे होता था। तो फेज 1 में हमें ये ध्यान रखना था कि वहां पे जो रिएक्शन सेंटर था फेज 1 में, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है P700। एक और चीज यहाँ ध्यान रखनी है, और ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में पार्टिसिपेट करता है ये अकेले, साथ ही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, किसके साथ, PS2 के साथ। तो बस हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा याद रखना है वो ये है कि इसका जो रिएक्शन सेंटर है P700 है, ठीक है। अब PS2 की बात करते हैं। तो जो PS2 है इसका जो रिएक्शन सेंटर है, सबसे पहले तो ये जानते हैं इसका जो रिएक्शन सेंटर है P680 है। और ये जो फेज 2 है फोटोसिंथेसिस का, ये यूज करता है प्रोडक्ट ऑफ फेज 1 एज इनपुट एक्सेप्टिंग ऑक्सीजन, ठीक है, इसको छोड़ के। बाकी जो फेज 2 है इसको केल्विन साइकिल भी बोला जाता है, आफ्टर साइंटिस्ट नेम बर्कले बायोकेमिस्ट मेल्विन केल्विन के नाम पे, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था उनके इसी साइकिल के डिस्कवरी के लिए, ठीक है। तो ये जो केल्विन साइकिल है ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं है लाइट पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इसको कहा जाता है, और डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। तो फेज 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है P680। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे डिस्कवरी किया मेल्विन केल्विन ने, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, ये यूज करता है PS मतलब फेज 1 का जो है उसी के इनपुट से अपना काम चला लेता है। तो केल्विन साइकिल यानी कि फेज 2 के दौरान क्या होता है, जो की एक्सटर्नल इनपुट है वो है CO2 और एनर्जी फ्रॉम ATP, ठीक है, ये और इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन फ्रॉम द एनर्जी रिच रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर NADPH, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस टू बिकम द 3 कार्बन सुगर ग्लिसरल्डिहाइड G3P ये बन जाता है। तो यही है यहाँ पे रिडक्शन हुआ, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और एनीथिंग एल्स द प्लांट नीड्स। तो ये है यहाँ पे ये होता है फेज 2 के दौरान, ठीक है। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ही बस पार्टिसिपेट करता है, और वाटर स्प्लिटिंग O2 रिलीज एंड ATP फॉर्मेशन इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नहीं पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये बस पार्टिसिपेट करता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे जो वाटर स्प्लिटिंग ऑटो रिलीज और एटीपी फॉर्मेशन होता है ये सब के सब कहाँ पे होते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान, ठीक है। और जो PS फर्स्ट था वहां पे हमने जाना था कि ATP फॉर्मेशन होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, और NADPH फॉर्मेशन होता है इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान नाइदर वाटर स्प्लिट नर O2 रिलीज। तो ये PS जो फेज 1 था वहां की बातें थी। तो बस हमें बेसिकली इतना ध्यान रखना है फेज 1 में कि यहाँ लाइट रिएक्शन है, वाटर स्प्लिटिंग होता है, NADPH रिड्यूस होता है, हायर एनर्जी NADPH में, ठीक है, जनरेशन ऑफ ATP थैलेक्वाइड सेक्स में होता है, P700 इसका रिएक्शन सेंटर है, ठीक। और इसके साथ ही ये जो PS फर्स्ट है ये एलोन पार्टिसिपेट करता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS2 के साथ पार्टिसिपेट करता है। और जो PS2 है
इस दौरान क्या होता है कि जो रिएक्शन सेंटर है वो P680 है, लाइट इंडिपेंडेंट है, CO2 यहाँ पे जो रिड्यूस होकर ये बनाता है 3 कार्बन शुगर ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, जो कि कन्वर्टेड होता है ग्लूकोज में। ठीक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में नहीं पार्टिसिपेट करता है, और वाटर स्प्लिटिंग, O2 रिलीज और ATP फॉर्मेशन होता है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में। तो ये था फेज 1 फेज 2 से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये H2O है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ये फोटो सिस्टम सेकंड है, लाइट का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये देखिए केल्विन साइकिल, तो ये जो लाइट रिएक्शन है या ये केल्विन साइकिल है, लाइट इंडिपेंडेंट और डार्क रिएक्शन यही है। ठीक है, तो ये जो शुगर का कन्वर्जन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलोज, स्टार्च, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनका यूज होता है। तो बस बेसिकली अभी हमें पीएस फर्स्ट यानी कि फेज 1 फेज 2 के बारे में जानना है। बाकी जो केल्विन साइकिल है, ये लाइट रिएक्शन है, ये सब हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइट रिएक्शन आप समझ चुके होंगे अभी तक बहुत अच्छे से। अब बचता है केल्विन साइकिल, जो कि C3 साइकिल है, जिसको कि फेज 1 हम लोग फेज 2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो साइकिल है डिस्कवर्ड किया गया मेल्विन केल्विन के द्वारा, और ये हमने जाना कि इनको इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक, तो जो फोटोसिंथेसिस है ये एक तरीका है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने का फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटेन करते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये हाईली रिड्यूस्ड होते हैं कंपेयर्ड विद CO2। ठीक, टू बिल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सेल्स यूज रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द लाइट रिएक्शन। जो हमने फेज 1 पढ़ा और फेज 2 पढ़ा, तो फेज 2 में हमने ये जाना कि लाइट इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस था फेज 1, उसी के इनपुट से ये अपना काम चला लेता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट CO2 चाहिए, तो यहाँ पे CO2 हो गया। ठीक है, तो ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन, जैसे कि ATP था, NADPH था, इन्हीं को यूज करता है अपने जो C3 साइकिल है उसके दौरान। ठीक है, तो ये लाइट इंडिपेंडेंट है, डार्क रिएक्शन भी इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है एनर्जी ATP, ये प्रोवाइडेड मतलब कहाँ से मिलता है, तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द्वारा मिलता है, जो कि एंडरजोनिक रिएक्शन को ड्राइव करता है। ठीक, दूसरी बात है रिड्यूसिंग पावर, जो कि NADPH है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट से प्रोवाइड होता है, वहां से मिलता है इसको। तो ये कहाँ कहाँ से सारी चीजें लेता है, ये बेसिकली हमें सबसे पहले जानना है। ठीक है, तो NADPH ये कहाँ पे बना वहीं पे बना फेज 1 पे, तो वहीं से ये फोटो सिस्टम 1 से ले लिया, जिसका रिएक्शन सेंटर P700 था। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन और अदर इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू बाइंड देम टू कार्बन एटम्स। ठीक है, और मच ऑफ द लाइट एनर्जी कैप्चर्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड्स अप इन्वेस्टेड इन द एनर्जी रिच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ शुगर। तो ये मैक्सिमम लाइट एनर्जी जो कैप्चर किया जाता है, ये इन्वेस्ट हो जाता है जो एनर्जी रिच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है शुगर का वहां पे। ठीक है, तो ये C3 साइकिल में जो की स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो क्या क्या है ये हम जानते हैं। सबसे पहले तो जो की स्टेप है, यानी कि वैसा इवेंट जो कि CO2 का रिडक्शन पॉसिबल करे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि CO2 का रिडक्शन हो। तो ये द अटैचमेंट ऑफ CO2 ए वेरी स्पेशल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं इस मॉलिक्यूल को बाय रीअसेंबलिंग द बॉन्ड्स ऑफ टू इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलिसिस, दैट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट and glyceraldehyde 3 phosphate to form the energy rich 5 carbon sugar, that is ribulose 1,5 bis phosphate, that is RUBP, and a 4 carbon sugar। तो ये है की स्टेप केल्विन साइकिल के दौरान। ठीक है, जिसको कि C3 साइकिल भी कहा जाता है। ठीक, तो जो एंजाइम है, जैसा कि हमने ये शुरू में ही बात की कि जो फोटोसिंथेसिस है एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, तो इसमें आखिर कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, तो यहाँ पे एंजाइम यूज होता है राइबोलूज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यूजुअली एब्रिविएटेड एज रूबिस्को। ये वेरी लार्ज 4 सब यूनिट एंजाइम है जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। तो ये डार्क रिएक्शन है, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भी में ही होता है। तो ये आप देखेंगे ये रिएक्शन दिख रहा है CO2 का कैसे फिक्सेशन हो रहा है, इनएक्टिव फॉर्म रूबिस्को इनएक्टिव है, कैसे ये डेड एंड पे जाके ये एक्टिव हो रहा है, एक्टिवेज मतलब यहाँ पे इंजाइम जो लग रहे हैं उन सब के बारे में हमें बेसिकली जानना है। तो इंजाइम जो इस रिएक्शन को कैरी आउट करता है
वो है रूबिस्को। ठीक है, ये मोस्ट एबोंडेंट प्रोटीन एज वेल एज इंजाइम है। रूबिस्को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, और ये डुअल इंजाइम नेचर है। कार्बोक्सिलेज यानी कि CO2 सब्सट्रेट और ऑक्सीजनेज यानी कि O2 सब्सट्रेट। तो यहाँ पे देखिए ये डुअल इंजाइम नेचर है इसका, डुअल इंजाइम नेचर, और ये मोर एफिनिटी शो करता है विथ CO2। अब ये हम जानेंगे कि इसके CO2 के साथ ज्यादा एफिनिटी शो करने से क्या होता है, आगे इसके बारे में हम बातें करेंगे। और ये एक्टिवेटेड होता है मैग्नीशियम आयन और रेड लाइट के द्वारा। ठीक, ये है रूबिस्को के बारे में। डुअल इंजाइम नेचर है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन के साथ साथ इंजाइम भी है। तो ये इसके बारे में है। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ CO2 एसिमिलेशन इन C3 साइकिल। आखिर कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है 3 स्टेज ऑफ केल्विन साइकिल का, ये देखिए ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसमें जो 3 स्टेप हैं बेसिकली कार्बोक्सिलेशन है, दूसरा स्टेप आपका आता है रिडक्शन, और तीसरा स्टेप आता है आपका रीजेनरेशन। तो ये हैं स्टेजेस जो कि C3 साइकिल के दौरान होते हैं। तो ये देखिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बना। ठीक, यहाँ पे देखेंगे ATP का यूज हुआ, NADPH, ठीक है, तो ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये G3P बना। ठीक है, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये देख रहे हैं ग्लूकोज एंड अदर शुगर। तो यहाँ पे ATP का क्या फॉर्मेशन है, ये सब कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ये जो तीनों स्टेप हैं दैट इज कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, उनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो ये जो डायग्राम है बहुत ही सिंपल डायग्राम है, जो कि आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है कार्बोक्सिलेशन। तो जो केल्विन साइकिल है ये क्या करता है, इनकॉर्पोरेट्स ईच CO2 मॉलिक्यूल वन एट अ टाइम बाई अटैचिंग इट टू अ 5 कार्बन शुगर नेम्ड राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जिसको कि RUBP के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो ये एंजाइम है कैटेलाइज करता है फर्स्ट स्टेप दैट इज RUBP, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज और रूबिस्को। तो जो एंजाइम है जो कि पहले स्टेप को कैटेलाइज करता है वो है रूबिस्को। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है क्लोरोप्लास्ट में, एंड इसको साथ ही मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ऑन अर्थ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का 6 कार्बन इंटरमीडिएट है जो कि शॉर्ट लिव्ड है बिकॉज इट इज सो इनर्जेटिकली अनस्टेबल। अब शॉर्ट लिव्ड क्यों है, क्योंकि ये इनर्जेटिकली अनस्टेबल है और ये इमीडिएटली स्प्लिट हो जाता है हाफ में, 2 मॉलिक्यूल्स बना देता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर ईच CO2 फिक्स्ड। तो ये है कार्बोक्सिलेशन के दौरान क्या क्या होता है, ये देखेंगे आप। RUBP है जो कि 5 कार्बन शुगर है, ये CO2 के साथ मिला। ठीक है, यहाँ पे इंजाइम लगा रूबिस्को। फिर ये क्या करता है, जब इंजाइम रूबिस्को आता है तो ये बनाता है 6 कार्बन इंटरमीडिएट जो कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है क्योंकि ये इनर्जेटिकली अनस्टेबल होता है और स्प्लिट हो जाता है 2 हाफ में। और ये जो 2 हाफ है 3 फॉस्फो ग्लिसरेट, ये आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट हाफ एंड दिस वन इज योर सेकंड हाफ। तो एक्चुअल मोलिकुलर स्ट्रक्चर है ये आपको RUBP हो गया, ये CO2 हो गया, रूबिस्को आया, अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड ये बना, ये अनस्टेबल होता है, ये स्प्लिट हो जाता है 2 हाफ में, 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर ईच CO2 फिक्स्ड। तो यानी कि एक CO2 के लिए 2 मॉलिक्यूल्स बन गए G3 3 फॉस्फोग्लिसरेट का। ठीक है, तो ये है कार्बोक्सिलेशन के दौरान क्या होता है वो प्रोसेस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रिडक्शन जो कि सेकंड स्टेज है। यहाँ पे ATP और NADPH का यूज किया जाता है टू कन्वर्ट द 3 PGA मॉलिक्यूल्स इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए 3 कार्बन शुगर दैट इज ग्लिसरल डिहाइड 3 phosphate that is G3P, and this stage get its name because NADPH donates electrons to और reduces a 3 कार्बन इंटरमीडिएट टू मेक G3P। तो अब यहाँ पे रिड्यूस करके ये बन गया ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलेशन में यहाँ पे बना था 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक, क्योंकि जो अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड था ये तुरंत ही स्प्लिट हुआ हाफ में और ये कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट के ग्लिसरेट में। ठीक है, 3 PGA।
अब यहाँ से क्या हुआ, जो सेकंड स्टेज में एटीपी और एनएडीपीएस का यूज करके ये जो 3 पीजीएम मॉलिक्यूल था, ये कन्वर्ट हुआ 3 कार्बन शुगर ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P। और ये स्टेज का ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो NADPH है ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स टू और रिड्यूसेस ए 3 कार्बन इंटरमीडिएट टू मेक G3P, दैट इज ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट से एक CO2 के लिए, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए किसके, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि हमने डिस्कस किया 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। और ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था ये बन गया ग्लिसरल्डिहाइड दैट इज G3P मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ये था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बारे में, ठीक है। और ये जो रिडक्शन स्टेज है केल्विन साइकिल का, ये रिक्वायर करता है एटीपी एनएडीपीएच और कन्वर्ट करता है 3 पीजीए यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट को, जो कि फिक्सेशन स्टेज से इनटू 3 कार्बन शुगर में। ये प्रोसेस ऑकर्स होता है 2 मेजर स्टेप में। पहला ये है कि जो ईच मॉलिक्यूल है 3 पीजीए का, ये रिसीव करते हैं ये फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी, turning it into a doubly phosphorylated molecule called 1,3-bis-phosphoglycerate and leaving behind ADP as byproduct। पहला ये हो गया। सेकंड, ये इसमें मेजर स्टेप ये है कि जो 1,3-bis-phosphoglycerate बना मॉलिक्यूल ये रिड्यूस्ड हुआ, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ईच मॉलिक्यूल रिसीव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADPH and loses one of its phosphate groups, turning it into a 3 कार्बन शुगर कल्ड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दैट इज G3P। तो ये जो बना G3P ये 2 मेजर स्टेप में बढ़ा और ये स्टेप प्रोड्यूस करता है NADP प्लस एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एज बाई प्रोडक्ट्स। तो ये है रिडक्शन के दौरान क्या क्या होता है, कौन कौन से मेजर स्टेप होते हैं, कैसे यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, ठीक है। और एक्चुअल स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन इस स्टेज के दौरान बात करें तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, यहाँ पे एटीपी या आप देख पा रहे होंगे, फिर बना 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरल ग्लिसरेट में NADPS का यूज हुआ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। और ये जो एटीपी और NADPS यूज हुआ इस स्टेप के दौरान, दोनों प्रोडक्ट थे किसके, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के, जो कि फर्स्ट स्टेज था फोटोसिंथेसिस, जो हमने फेज 1 पढ़ा था, वहां पे हमने इसके बारे में पढ़ा था। So that is the chemical energy of ATP and reducing power of NADPS, both of which are generated using light energy, keep the Kelvin cycle running. Reciprocally, the Kelvin cycle regenerates ADP and NAD plus, providing the substrates needed by light dependent reaction। तो ये होता है जो light dependent reaction है, उसी के प्रोडक्ट का यूज करके यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड स्टेज। और जो आखिरी स्टेप है C3 साइकिल का वो है रीजेनरेशन। तो ये कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन है जहाँ पे जो कार्बन एस्केलेटन्स है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, ये रीअरेंज्ड होते हैं बाय द लास्ट स्टेप्स ऑफ द केल्विन साइकिल इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP। और इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए साइकिल स्पेंड करता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो यहाँ पे 3 ATP का खर्चा हुआ और जो RuBP है नाउ प्रिपेयर टू रिसीव CO2 अगेन एंड द साइकिल कंटिन्यूज। तो ये जो रीजनरेशन स्टेप है इसलिए क्रूशियल है ताकि जो साइकिल है ये कंटिन्यू रहे, ठीक है। अगर रीजनरेशन स्टेप नहीं होगा तो क्या होगा, तो सिंपल सा इसका जवाब होगा कि साइकिल रुक जाएगी, साइकिल कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो रीजनरेशन स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो C3 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन में जो रीजनरेशन स्टेप है ये क्रूशियल स्टेज है केल्विन साइकिल का। अगर ऐसा नहीं होता है तो अनइंटरप्टेड जो C3 साइकिल है ये साइकिल कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। और जो कार्बोक्सिलेशन है वहां पे हमें ये ध्यान रखना है एक्सेप्टर CO2 का है RuBP। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कार्बोक्सिलेशन स्टेप है यहाँ पे रुबिस्को और यहाँ पे आपका रुबिस्को का यूज हो रहा है। ये 5 कार्बन, ये जो राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट है तो ये कार्बोक्सिलेशन स्टेप है, CO2 मिला, रुबिस्को का यूज हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, ठीक है। और इसके बाद से आगे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना ATP, ठीक है। NADPH इसको और रिड्यूस किया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, ठीक। और वो जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कि G3P मॉलिक्यूल था ये आगे मतलब कन्वर्ट हुआ रीजनरेशन स्टेप में। तो वहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो रीजनरेशन स्टेप है यहाँ पे इसका कन्वर्जन होता है
और फिर ये जो RUBP है फिर से CO2 को रिसीव करने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है और साइकिल जो है कंटिन्यू रहती है। तो अनइंटरप्टेड C3 साइकिल के लिए रीजनरेशन स्टेप बहुत ही इसेंशियल है। तो ये है। तो अब हम बात करते हैं पर टर्न ऑफ केल्विन साइकिल या पर CO2 हमें क्या मिला C3 साइकिल से पर CO2, ठीक है। तो पर CO2 हमें मिला 3 ATP प्लस 2 NADPH, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर मान लीजिए 6CO2 है, ठीक है, तो हमें मिलेगा C6H12O6। एटीपी हमें तिगुना मिलेगा यानी कि 18 एटीपी, दोगुना NADPH तो 12 NADPH हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इनपुट, इतना हम इनपुट लगाए तो हमें आउटपुट क्या मिला, तो हमें आउटपुट ये मिला। दूसरा आउटपुट हमें 18 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड थर्ड वन इज 12 NADP। तो ये हमें मिला किससे, C3 साइकिल से। तो नॉन स्टॉप जो कि केल्विन साइकिल के लिए रीजनरेशन स्टेप इसेंशियल है। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एटीपी का कैसे कहाँ पे यूज हो रहा है, किस स्टेप में कितने एटीपी NADPH लग रहे हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन के दौरान हमें कोई भी एटीपी और कोई भी NADPH नहीं लग रहा है। तो कार्बोक्सिलेशन में नो एटीपी एंड नो NADPH आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन के बाद जो दूसरा है रिडक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एटीपी और एडीपी है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मान लीजिए कि हम एक ही CO2 का मॉलिक्यूल लेते हैं तो फिर क्या होगा, तो वहां पे हमें मिलेगा 2 एटीपी, ठीक है। वहां पे 2 एटीपी का इनपुट देंगे तो हमें एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेंगे। फिर आगे एक और एटीपी यूज होता है रीजनरेशन स्टेप में। तो ओवरऑल जो स्टेप है उसमें हम बात करें, ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि ये जो केल्विन साइकिल है इसको एकम्प्लिश करने के लिए हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी चाहिए पर CO2 मॉलिक्यूल और 2 NADPH। तो ये है इस पर टर्न ऑफ केल्विन साइकिल या पर CO2 हम बात करें तो। बाकी अगर CO2 की संख्या जैसे जैसे इंक्रीज होगा उस हिसाब से इनपुट आउटपुट में चेंज आते रहेगा। तो बेसिक थीम क्वेश्चन का यही रहेगा। C3 साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस पे इतना स्ट्रेस और फोकस किया, ठीक है। तो ये केल्विन साइकिल आप देख पा रहे होंगे। केल्विन साइकिल बिगिंस हुआ व्हेन ए कार्बन एटम फ्रॉम ए CO2 मॉलिक्यूल इज एडेड टू ए 5 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये है स्टार्टिंग मटेरियल। तो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ जो बोलेंगे C3 साइकिल का वो हो जाएगा RUBP। और ये जो रिजल्टिंग 6 कार्बन मॉलिक्यूल है अनस्टेबल है, तो इमीडिएटली स्प्लिट हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में जो कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, ठीक है। ये RUBP और CO2 मिले। तो फिर यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है यहाँ पे ATP का यूज हुआ, ठीक है। और फिर आगे ये जो बना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और इसके बाद से आखिर में जो most of the reduced 3 carbon molecules are used to regenerate the 5 carbon starting material, thus completing the cycle। तो यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हुई। ओवरऑल 3 ATP प्लस 2 NADPH पर टर्न ऑफ केल्विन साइकिल या पर CO2 हम बात करें तो ये हमारा आउटपुट रहा। तो ये है केल्विन साइकिल से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन। तो आउटपुट के बारे में यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है जो कि प्रोडक्ट है केल्विन साइकिल का, ये 3 कार्बन शुगर है जो कि की इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस में। और प्लांट जो है इनकॉर्पोरेट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर बाय मींस ऑफ साइकिल ऑफ रिएक्शन कॉल्ड द केल्विन साइकिल, which is driven by the ATP and NADPH produced in the light reaction which are consumed as CO2 is reduced to G3P, ठीक है। Since the end product of Kelvin cycle is having 3 carbon, that's why this cycle is called C3 cycle। तो ये है C3 साइकिल से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन। क्या आउटपुट है, इसे C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, कितने एटीपी कितने NADPH प्रोड्यूस होते हैं, ये सब हमने केल्विन साइकिल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं C2 साइकिल दैट इज फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्लांट्स में बाय ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये है C2 साइकिल। ये डिस्कवर किया गया डेकर एंड टियो इन टोबैको प्लांट
और ये जो C2 साइकिल है ये होता है C3 प्लांट में। तो जितने भी C3 प्लांट है उनमें ये होता है, और ये एब्सेंट और ये कह लीजिए कि नेग्लिजिबल है C4 प्लांट्स में। तो C3 प्लांट्स के अगर एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए तो C3 प्लांट्स में आते हैं वीट, राइस। तो इनमें ये होता है, ठीक है। C2 साइकिल जो है, फोटो रेस्पिरेशन जो है, और ये एब्सेंट होता है C4 प्लांट्स में। तो अब बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से कंडीशन है जो कि इसको फेवर करते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, एक लाइक नॉर्मल रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस आल्सो रिलीज करता है कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बट डज नॉट प्रोड्यूस एटीपी। तब यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, तो इसलिए इस प्रोसेस को वेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है। और जो फोटो रेस्पिरेशन है occurs only in C3 plant during daytime usually when there is high concentration of oxygen। तो हाई O2 कंसंट्रेशन और ये यूजुअली C3 प्लांट्स में ही होता है। तो कौन कौन से कंडीशन है जो कि C2 यानी कि फोटो रेस्पिरेशन को फेवर करते हैं। तो इसमें होना चाहिए हाई O2 कंसंट्रेशन। दूसरा, नेचर ऑफ रूबिस्को जो है, हमने शुरू में ही बात किया कि डुअल नेचर होता है। तो रूबिस्को का जो नेचर है ये होना चाहिए ऑक्सीजनेस, ठीक है। और हाई लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए। C3 प्लांट्स में ये होता है, तो C3 प्लांट्स होना चाहिए, ठीक। अब देखिए ये वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ कार्बन हो रहा है और एटीपी, क्योंकि एटीपी प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो गेन है इसमें जीरो है, इसलिए इस प्रोसेस को वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है। और ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, ऑल्दो प्रोसेस वेस्टफुल है, लेकिन ये 3 ऑर्गेनेल्स में होता है। तो 3 सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ रिक्वायर्ड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट केसेज में पेरोक्सिसोम्स को प्रीफर्ड किया जाता है। अगर ऑप्शंस में पेरोक्सिसोम्स दिया हो तो पेरोक्सिसोम्स ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में बात करते हैं, तो यहाँ पे कैसे क्या रिएक्शन होता है। तो सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक सेल में होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये डिपेंड करता है फोटोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट और साथ ही बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। Although photorespiration utilizes ATP and NADPH too, but produces only a very small amount of ATP. That's why this is an energy consuming process, and whereas normal respiration is energy producing process। तो ये consuming है, consume करता है, लेकिन result मतलब कुछ गेन नहीं होता है, इसलिए ये वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन एट द इनिशियल स्टेज ऑकर्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। और इसका जो प्राइमरी सबस्ट्रेट है और अर्ली प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का द ग्लाइकोलेट। और ये जो ग्लाइकोलेट है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो प्राइमरी सबस्ट्रेट है और जो अर्ली प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो है ग्लाइकोलेट। और जब लाइट की प्रेजेंस होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर में, तो जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज है ये हाई एफिनिटी डेवलप करता है ऑक्सीजन के साथ रेदर देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स फंक्शन एज RUBP ऑक्सीजनेज। तो जो हमने कंडीशन क्या क्या फेवर करेंगे उनके बारे में बात की कि हाई O2 कंसंट्रेशन होना चाहिए, लो CO2 कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीजनेज नेचर होना चाहिए। ऑक्सीजनेज नेचर कहने का मतलब ये है कि जो RUBP है जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि डुअल नेचर है, तो ये डुअल नेचर है, तो यहाँ पे ये कार्बोक्सीजनेज भी होता है, ऑक्सीजनेज भी होता है। तो ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी इसकी हाई होती है तब ये होता है, ठीक है। तो ये RUBP ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करता है और ये कैटेलाइज करता है RUBP into 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो ग्लाइकोजिलेट है ये देन कन्वर्ट करता है इनटू अमीनो एसिड ग्लाइसिन बाय ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन। तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये जो ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे होता है। तो ये जो ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन होता है जहाँ पे ग्लाइकोजिलेट कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, ये प्रोसेस होता है पेरोक्सिसोम में, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में तीनों दे दिए रहे क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमें पूछा जाए कि कहाँ पे होता है फोटो रेस्पिरेशन इन जनरल, तो हमें पेरोक्सिसोम ही प्रीफर्ड करना है ऑप्शन में अगर तीनों दिए हुए हों तो। बाकी अगर स्पेसिफिया
हाई करके पूछ लिया जाए कि ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन कहाँ होता है, और ये पूछ लिया जाए कि ग्लाइकोक्सिलेट कहाँ पे कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड ग्लाइसिन में बाई ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेरोक्सिसोम। ठीक है, तो जो ग्लाइसिन है, अब देखिए पेरोक्सिसोम क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलेट हुआ, ठीक है, फिर ये पहुंचा पेरोक्सिसोम में जहां पे ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन के थ्रू ये ग्लाइसिन बनाया, और फिर ये ग्लाइसिन चला गया कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि तीसरा ऑर्गेनेल है जो कि यूज होता है फोटो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म के दौरान, जहां पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन इंटरेक्ट करते हैं और बनाते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड सेरीन along with the release of ammonia and carbon dioxide। तो यहाँ पे सेरीन अमीनो एसिड बनाते हैं कौन, दो ग्लाइसिन इंटरेक्ट करके, और ये जो सेरीन है देन रिटर्न बैक टू पेरोक्सिसोम एंड दस कंट्रीब्यूट्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरिक एसिड। तो ये फर्दर रिटर्न हो जाता है पेरोक्सिसोम में और ये कंट्रीब्यूट करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरिक एसिड, और ये जो ग्लिसरिक एसिड है देन पास करता है क्लोरोप्लास्ट में जहाँ पे ये फॉस्फोराइलेटेड होता है और बनाता है 3 पीजीए, और ये जो 3 पीजी है इंटर करता है C3 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हमने जो बात की कि ये C3 प्लांट्स में होता है तो कैसे क्या क्या होता है, तो सिंपली सबसे पहले ग्लाइकोलेट बना। ठीक है, ये चूंकि जो प्राइमरी और अर्ली प्रोडक्ट है ये ग्लाइकोलेट है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, ये C2 साइकिल कहलाता है इसलिए, और साथ ही इसके बाद से ये मूव किया पेरोक्सिसोम में गया, ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन हुआ, ग्लाइसिन बना, और ये जो ग्लाइसिन था माइटोकॉन्ड्रिया में गया जहाँ पे दो मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करके सेरीन बनाए। फर्दर जो सेरीन है रिटर्न हुआ पेरोक्सिसोम में और इसने ग्लिसरिक एसिड बनाया, और ग्लिसरिक एसिड देन क्लोरोप्लास्ट में गया और यहाँ पे ये फॉस्फोराइलेटेड होके ये बनाया 3 पीजीए, और फर्दर 3 पीजीए इंटर हुआ C3 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये सारे मैकेनिज्म हैं किसके, फोटो रेस्पिरेशन के। तब हम बात करते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से हैं, क्योंकि हमने ये सारे स्टेप्स डिस्कस कर लिए हैं तो बस बेसिकली इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो राइबोलूज 1,5 डाई फॉस्फेट है O2 से रिएक्ट करता है 3 पीजीए, फिर +2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनता है, और ये दो फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड इसके अपने फॉस्फेट ग्रुप को लूज करता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेज ये कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिक एसिड में, और ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये सिंथेसाइड होता है क्लोरोप्लास्ट में, फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है पेरोक्सिसोम में, और इनसाइड पेरोक्सिसोम ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजोम के साथ और बनाता है ग्लाइकोलिक एसिड एंड H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। और ये जो H2O2 है कन्वर्ट होता है वाटर ऑक्सीजन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटालेज। फिर ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है ग्लूटामिक एसिड ये मिलकर बनाते हैं ग्लाइसिन ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन के द्वारा जो कि पेरोक्सिसोम में होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और फिर यहाँ से ये ग्लाइसिन इंटर किया था माइटोकॉन्ड्रिया में और दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल मिलकर बनाए थे सेरीन, वही रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है। और फिर सेरीन रिटर्न हुआ था कहाँ पे, पेरोक्सिसोम में, और ग्लाइकोलिक एसिड के साथ मिलकर इसने हाइड्रोक्सी और पायरुविक एसिड बनाया, और फिर यहाँ से ग्लिसरिक एसिड बना, और ग्लिसरिक एसिड फाइनली इंटर हुआ क्लोरोप्लास्ट में, और यहाँ से फॉस्फोराइलेटेड होकर इसने 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया और इसने इंटर किया C3 साइकिल। तो ये सब है जो फोटो रेस्पिरेशन है C2 साइकिल उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ग्लाइकोलेट बना, फिर यहाँ पे ग्लाइसिन बना ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन के थ्रू, फिर ये ग्लाइसिन दो मॉलिक्यूल मिलके सेरीन बनाया, फिर आप देख रहे होंगे कि ये सेरीन गया पेरोक्सिसोम में, फिर पेरोक्सिसोम से ये ग्लिसरेट बना, फिर ग्लिसरेट से ये इसने कन्वर्ट किया अपने आप को और ये C3 साइकिल में पार्टिसिपेट किया क्लोरोप्लास्ट में जाके। तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट, फिर ये ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन बनना, ग्लाइसिन से सेरीन बनना, ये चलते रहता है, और ये फोटो रेस्पिरेशन के इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप्स हैं, मैकेनिज्म हैं, कैसे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स यूज होते हैं, ये सब हमने फोटो रेस्पिरेशन में डिस्कस किया। तो फोटो रेस्पिरेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या अंतर है जो फोटो रेस्पिरेशन है और जो डार्क रिएक्शन है उनमें। ठीक है, तो जो फोटो रेस्पिरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक सेल में होता है, और ये जो नॉर्मल जो डार्क रिएक्शन है C3 साइकिल ये होता है ऑल लिविंग सेल में। ठीक है, और ये ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इट टेक्स प्लेस बोथ इन डार्क एंड इन लाइट। तो ये अंतर है, कुछ डिफरेंसेज है। फोटो रेस्पिरेशन में ऑप्टेक ऑफ ऑक्सीजन एंड इवोल्यूशन ऑफ CO2 ये दोनों के दोनों लाइट डिपेंडेंट है, और यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है इंडिपेंडेंट है लाइट के, ये डार्क रिएक्शन में होता है। और ये जो फोटो रेस्पिरेशन में ये क्लोरोप्लास्ट में होता है और ऑल्सो रिक्वायर द हेल्प ऑफ पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सिर्फ और सिर्फ
साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व हुए, यहाँ पे पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है फोटो रेस्पिरेशन में आरयूबीपी, और यहाँ पे सबस्ट्रेट है commonly glucose through other food material like fat protein can be also used। ठीक, यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स है CO2 एंड PGA। इन प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर है। ये वेस्टफुल मेथड है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता है और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो ये वेस्टफुल प्रोसेस और मेथड नहीं है C3 साइकिल। ठीक, ये C3 प्लांट में प्रोमिनेंट है और C4 प्लांट में नेग्लेजिबल है। और जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं एनारोबिक को छोड़ दिया जाए उन सब में प्रोमिनेंट है C3 साइकिल। और जो सबस्ट्रेट है ये फॉर्म्स होता है एट द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, और यहाँ पे सबस्ट्रेट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है सेल में C3 साइकिल में। और ये जो C2 साइकिल है इसेंशियल नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस है। और जो डार्क रिएक्शन है और C3 साइकिल है इसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो चूंकि सिंस C2 cycle is not as much efficient, therefore a new cycle is introduced called C4 cycle। अब चूंकि C2 साइकिल वेस्टफुल प्रोसेस था इसलिए C4 साइकिल इंट्रोड्यूस हुआ। तो C4 साइकिल और C4 प्लांट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे प्रीफेस द केल्विन साइकिल विथ एन अल्टरनेट मोड ऑफ कार्बन फिक्सेशन दैट फॉर्म्स ए 4 कार्बन कंपाउंड एज इट्स फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक, तो टू अवॉइड लॉस ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन, अब फोटो रेस्पिरेशन से लॉस हो रहा था इसलिए प्लांट्स ने अडॉप्ट किया खुद को C4 साइकिल के लिए। और among the C4 plants important to agriculture are sugarcane, corn and members of the grass family। तो C4 प्लांट्स में एग्जांपल की बात करें तो शुगर केन, कॉर्न और ग्रास फैमिली के मेंबर्स आते हैं। और C3 जो प्लांट्स है वहां पे व्हीट राइस आता है। ठीक, और ये प्लांट्स एडाप्टेड होते हैं, कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं क्योंकि C4 साइकिल इनके अंदर चलेगी तो उसके लिए कुछ खुद के अंदर मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा। तो इसलिए इनमें जो चेंजेस होते हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट क्रेन्स एनाटोमी। तो फीचर्स है क्या है क्रेन्स एनाटोमी की, और C4 प्लांट्स जो हैं उनमें ये क्यों होता है। ठीक, अब चूंकि जो एनाटोमी है C4 लीफ की ये कोरिलेट किया जाता है विद द मैकेनिज्म ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब C4 प्लांट्स में दो डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं, बंडल सीड सेल और मेसोफिल सेल। और जो बंडल सीड सेल है ये अरेंज होता है टाइटली पैक्ड सीड्स में अराउंड द वेन्स ऑफ द लीफ, or between the bundle sheet and the leaf surface are the more loosely arranged mesophyll cells which in C4 leaves are closely associated and never more than 2 to 3 cells away from the bundle seed cells, and the Calvin cycle is confined to the chloroplast of the bundle seed cell। तो Calvin cycle है ये क्लोरोप्लास्ट ऑफ द बंडल सीड सेल तक ही कन्फाइंड होती है। और ये जो C4 साइकिल है यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं, बंडल सीड सेल होता है, मेसोफिल सेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो केल्विन साइकिल है ये प्रीसीडेड होता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ CO2 इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द मेसोफिल सेल। तो देखते हैं क्रेन्ज एनाटोमी में ऐसा क्या है। तो फीचर्स की बात करें क्रेन्ज एनाटोमी की, तो यहाँ पे जो मेसोफिल है ये अनडिफरेंशिएटेड होता है, मेसोफिल सेल अनडिफरेंशिएटेड होता है क्रेन्ज एनाटोमी जब फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, और जो सेल्स हैं मेसोफिल सेल और बंडल सीट के ये इंटरकनेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ठीक, इनमें पाया जाता है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। अब ये डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो ये देखिए दो अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, पहला मेसोफिल सेल में और दूसरा बंडल सीट सेल में। तो जो मेसोफिल सेल है यहाँ पे स्मॉल साइज और ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल साइज एंड ग्रेन्यूल। ठीक है, और बंडल सीड सेल में लार्ज साइज होता है और एक ग्रेनल होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेना नहीं होता है और यहाँ पे ग्रेना प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल में। ठीक, और साथ ही यहाँ पे रूबिस्को जो है एब्सेंट होता है मेसोफिल सेल में। अब देखेंगे कि इन सब के एब्सेंस से और प्रेजेंस से क्या फायदा होता है। ठीक है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस से। ठीक है, और यहाँ पे रूबिस्को होता है प्रेजेंट। ठीक है, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है कि बंडल सीड सेल में लार्ज होता है, एक ग्रेनल होता है, रूबिस्को प्रेजेंट होता है, मेसोफिल सेल में रूबिस्को एब्सेंट होता है, स्मॉल साइज होता है। ठीक है, और ग्रेनल होता है। तो यहाँ पे बंडल सीड सेल में एक ग्रेनल है, लार्ज साइज है, रूबिस्को प्रेजेंट है, और मेसोफिल सेल में स्मॉल साइज है। ठीक है, ग्रेनल है, रूबिस्को एब्सेंट है। बस इतना ही जानते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं।
तो देखिए ये C4 लीफ एनाटोमी दी हुई है, ये है वेन वस्कुलर बंडल, ये है बंडल सीड सेल, ये है मेसोफिल सेल, फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ C4 प्लांट के दिखा रहा है, ये इंटरकनेक्टेड है प्लाज्मोडेस्माटा से, ये है स्टोमा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स आर एन इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन टू हॉट ड्राई क्लाइमेट्स। ये हॉट ड्राई क्लाइमेट्स में एडाप्टेड होते हैं और ये एडाप्टेशन मेंटेन करता है CO2 कंसंट्रेशन इन द बंडल सीड, जो कि फेवर करता है फोटोसिंथेसिस को ओवर फोटो रेस्पिरेशन। अब चूंकि ये साइकिल है इसीलिए आई ही, इसलिए इसमें ये तो होना चाहिए कि ये फेवर करे फोटोसिंथेसिस को ओवर फोटो रेस्पिरेशन। चूंकि फोटो रेस्पिरेशन था, वेस्टफुल प्रोसेस था। अब बात करते हैं स्टेप वाइज, हम बातें करेंगे कि कैसे C4 साइकिल पाथवे कैसे, मतलब क्या मैकेनिज्म है इसका। ठीक, तो जो फर्स्ट स्टेप है ये कैरिड आउट होता है बाय एन एंजाइम जो कि प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल में, उसको कहते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। चूंकि जो मेसोफिल सेल है इसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे रुबिस्को था एब्सेंट, तो यहाँ पे पाया जाता है पेपकेज। ठीक है, पेपकेज यहाँ पे पाया जाता है और ये जो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये ऐड करता है CO2 को फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से। ठीक है, फॉर्मिंग द 4 कार्बन प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसीटेट। तो यहाँ से पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है। तो प्राइमरी एक्सेप्टर है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, एंजाइम यूज होता है पेप कार्बोक्सिलेज और प्रोडक्ट बनता है 4 कार्बन का प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसीटेट, इसलिए इसको C4 साइकिल और C4 पाथवे कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पेप कार्बोक्सिलेज है इसकी हायर एफिनिटी होती है CO2 के लिए। अब पहले क्या था, जो RUBP था वो RUBP ऑक्सीजनेट था, उसकी हायर एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए थी, इसलिए वहां पे फोटो रेस्पिरेशन हो जा रहा था क्योंकि उसको हायर इंटरनल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चाहिए था। और लेकिन यहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये हायर एफिनिटी शो करता है CO2 के लिए। ठीक है, और इसका O2 के लिए कोई एफिनिटी नहीं होता है, तो इसलिए ये साइकिल आराम से चल जाती है। ठीक है, यह जो पेप कार्बोक्सिलेज है कार्बन को इफिशिएंटली फिक्स करता है, चूंकि रुबिस्को नहीं कर सकता ऐसा। ठीक है, क्योंकि उसमें डुअल नेचर है, वो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो उसकी तरफ जाके उसका सबस्ट्रेट की तरह यूज कर लिया। ठीक है, तो दैट इज व्हेन इट इज हॉट एंड ड्राई एंड स्टोमेटा पार्शियली क्लोज्ड causing CO2 concentration in the leaf to be lower and O2 concentration to be relatively higher। तो अगर ऐसा होता रुबिस्को इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि अगर मान लीजिए इसके लिए ड्राई और हॉट क्लाइमेट चाहिए, स्टोमेटा पार्शियली क्लोज हो, तो CO2 कंसंट्रेशन इन द लीफ क्या होगा, लोअर हो जाएगा, O2 कंसंट्रेशन हायर होगा। तो वहां पे RUBP का नेचर है कि वो रुबिस्को जो है ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करके ऑक्सीजन से कंबाइन करके फोटो रेस्पिरेशन करा ले। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा एंजाइम यूज किया गया पेप कार्बोक्सिलेज। तो ये सारे रीजन हमें जानने होंगे। और आफ्टर द CO2 इज फिक्स्ड, अब CO2 का फिक्सेशन हो गया मेसोफिल सेल में, ये सारी चीजें हुई, तब जो 4 कार्बन प्रोडक्ट मैलेट बना मेसोफिल सेल में एक्सपोर्ट हुआ बंडल सीड में थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, क्योंकि जो बंडल सीट और मेसोफिल सेल है प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा इंटरकनेक्टेड थे। अब बंडल सीट के अंदर क्या है, जो 4 कार्बन कंपाउंड्स है जो कि ऑक्जेलो एसीटेट है, ये रिलीज करता है CO2 जो कि रिफिक्स होता है ऑर्गेनिक मटेरियल में बाय रुबिस्को एंड द केल्विन साइकिल। तो यहाँ पे पूछ लिया जाए क्वेश्चन की कहाँ पे होता है C3 साइकिल। ठीक है, C4 प्लांट्स में तो बंडल सीट सेल में होता है और ये रिएक्शन रीजनरेट करता है पाइरुवेट जो कि ट्रांसपोर्टेड होता है टू मेसोफिल सेल। So their ATP is used to convert pyruvate to PEP, which can accept addition of another CO2, allowing the reaction cycle to continue। ठीक, और ये जो ATP है can be thought of in a sense as the price of concentrating CO2 in a bundle seed cell। तो ये मान लीजिए कि इसका एक पैसा दे दिया या उसका प्राइस दे दिया कि भाई आप तुमने CO2 को कंसेंट्रेट किया बंडल सीड सेल में, इसका ये इनाम लो। ठीक है, इसके लिए तुम ATP ले लो, जैसे हम लोग को पैसा मिलता है वैसे वो सबको ATP मिलता है, वो सबका करेंसी ATP ही है। ठीक है, to generate this extra ATP bundle seed cell carry out cyclic electron flow। द प्रोसेस जो हमने शुरू में डिस्कस किया है कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है साइक्लिक। ठीक है, इनफैक्ट these cells contain PS फर्स्ट बट नो PS2। यहाँ पे PS फर्स्ट होता है, PS2 नहीं होता है। so cyclic electron flow is their only photosynthetic mode of generating ATP। तो ATP जनरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटोसिंथेटिक मोड है, वो है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये सब हम जब फेज 1 फेज 2 डिस्कस कर रहे थे तहाँ हमने ये सब डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से समझते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अब जो थ्योरी था वो तो समझ लिया हमने, डायग्राम से समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है।
तो मेसोफिल सेल में जो एंजाइम है पेप कार्बोक्सिलेज, ये मेसोफिल सेल है, यहाँ पे एंजाइम है, ठीक है। तो मेसोफिल सेल में हमें पता है कि रूबिस्को नहीं पाया जाता है, पेप्केज पाया जाता है, स्मॉल साइज होता है, ग्रेनल होता है, ठीक है। तो ये ऐड करता है टू CO2 को पेप के साथ, और ये बनाता है 4 कार्बन कंपाउंड। तो ये 4 कार्बन कंपाउंड बन गया ऑक्जेलोएसीटेट, ये बना मेसोफिल सेल में। फिर ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है, जैसे कि मैलेट की बात करते हैं, ये मूव करता है इनटू बंडल सीड सेल वाया प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो हो गया आपका प्लाज्मोडेस्माटा, ये आपको दिख रहा है प्लाज्मोडेस्माटा, इसके थ्रू ये बंडल सीड सेल में मूव किया, फिर इसने CO2 को रिलीज किया, ठीक है, और इंटर किया केल्विन साइकिल। तो ये जो केल्विन साइकिल है ये बंडल सीड सेल में हो रहा है। इसके रीजन और भी हैं, क्योंकि यहाँ पे रूबिस्को प्रेजेंट है, ये ग्रेनल है, ठीक है, ये ठीक है। तो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट इसलिए इसमें पाया जाता है कि मेसोफिल सेल में अलग है, बंडल सीड सेल में अलग है। तो बंडल सीड सेल में केल्विन साइकिल ये हो रहा है, फिर यहाँ पे भाई आपका शुगर बन गया, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट C4 साइकिल में, ठीक। तो CO2 का रिलीज पूछे कहाँ होता है, तो बंडल सीड सेल में होता है। केल्विन साइकिल कहाँ चलती है, तो बंडल सीड सेल में चलती है। बस मेसोफिल सेल में CO2 और पेप जुड़ते हैं, ऑक्जेलोएसीटेट बनता है, ट्रांसफर हो जाता है मैलेट का बंडल सीड सेल में, ठीक। अब देखिए आगे यहाँ पे ATP भी बनता है। तो ये जो है पायरुवेट बना 3 कार्बन, ठीक है, ये फिर पेप में जब जाता है तो यहाँ पे ATP बना, तो ठीक है। तो इसको समझते हैं, यहाँ पे जो पेप कार्बोक्सिलेज है ये एंजाइम यूज हुआ। अब क्यों यही एंजाइम हुआ, रूबिस्को क्यों नहीं पाया जाता है मेसोफिल सेल में, ये आप हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। क्योंकि रूबिस्को इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि वो O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, चूंकि ये ड्राई और हॉट क्लाइमेट में ऐसा होता है, C4 प्लांट्स अडॉप्टेड होते हैं। तो फिर वो क्या होगा भाई, वो अपना ऑक्सीजन वाला नेचर शो करने लगेगा। तो ऐसे केस में फिर फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। अब चूंकि ये सारा C4 पाथवे फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए हो रहा है, तो इसलिए पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। तो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो पाया जाता है ये पाया जाता है मेसोफिल सेल में, ठीक है। तो ये जो मेसोफिल सेल आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या क्या होता है, पेप कार्बोक्सिलेज हुआ, ऑक्जेलोएसीटेट बना, और ये जो मैलेट है यहाँ से ट्रांसफर हुआ, ठीक है। यहाँ पे रूबिस्को पाया जाता है, CO2 का ये हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, CO2 का रिलीज हुआ, ठीक है। और ये जो CO2 रिलीज हुआ, फिर ये केल्विन साइकिल है, फिर पायरुवेट, फिर यहाँ पे ATP का यूज हुआ, फिर पेप गया। तो ये सब है C4 पाथवे के जो भी स्टेप्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि पर टर्न ऑफ C4 साइकिल क्या आउटपुट है, क्या प्रोडक्ट है, जैसा कि हमने C3 साइकिल में डिस्कस किया था। तो पर टर्न ऑफ C4 साइकिल या पर CO2 हम बात करें तो यहाँ पे 5 ATP और 2 NADPH आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो 5 ATP और 2 NADPH आते हैं पर टर्न ऑफ C4 साइकिल, ठीक है। तो ये है C4 पाथवे, ठीक। इनपुट और आउटपुट की बात करें तो अगर मान लीजिए 6 CO2 है तो आउटपुट होगा C6H12O6, 30 ATP बनेंगे, यहाँ पे 12 NADPH बनेगा, ठीक है। 30 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो आएंगे, ठीक, 12 NADP आएंगे। तो ये सारे के सारे होते हैं C4 साइकिल के दौरान, इसका आउटपुट यही है, ठीक। तो ये आपको ATP ध्यान रखना है, NADPH ध्यान रखना है। तो ये उम्मीद करते हैं कि जो C4 साइकिल है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखिए, इन इफेक्ट द मेसोफिल सेल ऑफ ए C4 प्लांट पंप CO2 into the bundle seed cell, keeping the CO2 concentration in those cell high enough for Rubisco to bind CO2 rather than O2, ठीक। तो इसके साथ ही जो मेसोफिल सेल है C4 प्लांट का, ये पंप करता है CO2 बंडल सीड सेल में, ऐसा इसलिए ताकि जो CO2 कंसंट्रेशन है ये हाई रहे, हाई एनफ रहे फॉर रूबिस्को टू बाउंड टू CO2 रेदर देन O2। नहीं तो भाई रूबिस्को का नेचर है, जैसा कि हमने पता शुरू में ही बात किया कि डुअल नेचर है, वो O2 के साथ भी बाइंड हो जाता है। तो ये जो साइक्लिक सीरीज है रिएक्शन का, जहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज इन्वॉल्व होता है, रीजनरेशन होता है पेप का, ये थॉट किया जाता है ATP पावर पंप दैट कंसंट्रेट्स CO2। तो इन दिस वे C4 photosynthesis spends ATP energy to minimize photorespiration and enhance sugar production. This adaptation is especially advantageous in hot regions with intense sunlight, where stomata partially close during the day, and it is in such environments the C4 plants evolved and thrive today. तो ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हॉट रीजन्स हो, इंटेंस सनलाइट हो, ठीक है, स्टोमेटा पार्शियली क्लोज हो ड्यूरिंग द डे टाइम, यहाँ पे C4 जो
पाथवे है, C4 साइकिल है, एडवांटेजियस है। तो आखिर क्या एडवांटेजेज हैं C4 पाथवे का फोटो रेस्पिरेशन और केल्विन साइकिल के कंसर्न में, तो इसको जानते हैं। तो जो C3 प्लांट्स है, यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ O2 रेदर देन CO2 बाय रूबीज को लीड्स टू फोटो रेस्पिरेशन। तो जब C3 प्लांट्स थे तो वहां पे क्या होता था कि CO2 की जगह O2 से बाइंड हो जाते थे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की जो इफिशियंसी थी वो घट जाती थी। अब चूंकि ऐसा करना नहीं था, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस था, कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी ये सब यूज हुआ भाई, कोई गेन नहीं हुआ, तो प्रोसेस पूरी तरह वेस्टफुल था, इसलिए ये एडवांटेजियस है कौन, C4 प्लांट्स। अब चूंकि C4 प्लांट्स ये सारे प्रॉब्लम को ओवरकम कर देता है बाय कंसंट्रेटिंग CO2 इन बंडल सीड सेल एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी। तो एटीपी के कस्ट पे ये बंडल सीट में CO2 को रिलीज करता है। जो मेलेट आता था अंदर, हमने जो डायग्राम देखा था, मेसोफिल सेल से बंडल सीट में आता था, तो CO2 रिलीज होता था, तो वहां से कंसंट्रेशन बढ़ जाता था और इसके लिए भाई एटीपी वो लेता था, ठीक। तो rising CO2 level should benefit C3 plants by lowering the amount of photorespiration that occurs. At the same time, rising temperature have the opposite effect, increasing photorespiration. Other factors such as water ability might also come into play. In contrast, many C4 plants could be largely unaffected by increasing CO2 levels और temperature। तो ये इसका बेनिफिट है। डिफरेंट रीजन्स की बात करें तो जो पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन है CO2 कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का, ये लाइकली टू अल्टर द बैलेंस ऑफ C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स इन वेरिंग वे। तो एडवांटेज यही है कि जो C3 प्लांट C2 साइकिल को ये सब हो जाता था, वेस्टफुल प्रोसेस था, उसी को ओवरकम करने के लिए ये C4 पाथवे लाया गया और इससे बहुत ही बेनिफिट हुआ। पेप कार्बोक्सिलेज जो था उसके CO2 के साथ बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा थी। इसके साथ ही मीजोफिल सेल से जो बंडल सीट सेल में CO2 रिलीज हुआ, वहां से भी बेनिफिट हुआ, ठीक है। अब जो आता है एक और पाथवे है कैम पाथवे, ठीक है। तो ये सेकंड फोटोसिंथेटिक एडाप्टेशन है टू एरिड कंडीशन दैट हैज इवॉल्व्ड इन मेनी सक्लेंट वाटर स्टोरिंग प्लांट्स, न्यूमरस कैक्टी, पाइनएप्पल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेवरल प्लांट फैमिलीज। तो ये पाथवे सक्लेंट जीरोफाइट्स में होता है, ठीक है। अपुंशिया, यूफोर्बिया, रस्कस, एस्पेरगस, पाइनएप्पल, स्पाइनेच, ये सब जो है, एलोवेरा हो गया, ठीक है, जो प्लांट्स हैं उनमें ये होता है, ठीक है। अब ये प्लांट्स हैं, वो इनका स्टोमेटा ओपन होता है ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज देम ड्यूरिंग द डे, डस्ट द रिवर्स ऑफ हाउ प्लांट्स, मतलब जो जनरल बिहेवियर होता है प्लांट्स का स्टोमेटा को लेकर, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। इसलिए इसको कहा जाता है, चूंकि ये नाइट में इनका स्टोमेटा ओपन होता है, इसलिए इनके लिए स्पेसिफिक टर्म है एस्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। इनमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होता है, चूंकि ये ओपन होता है नाइट के टाइम और दिन के टाइम क्लोज रहता है। तो क्लोजिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे, इससे फायदा ये होता है कि जो डिजर्ट प्लांट्स हैं ये वाटर को कंजर्व कर लेते हैं और साथ ही प्रिवेंट करते हैं CO2 के एंट्री को लीफ में होने से, ठीक है। अब CO2 की एंट्री को भी प्रिवेंट करते हैं। ड्यूरिंग द नाइट व्हेन देयर स्टोमेटा आर ओपन, these plants take up CO2 and incorporate into a variety of organic acid। चूंकि ये ऐसा मैकेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है, मतलब जो कि डिफरेंट लोकेशन एट द सेम मैकेनिज्म ऑकर इन C4 प्लांट्स एट डिफरेंट टाइम बट सेम लोकेशन। तो ये सारे चीज जो एस्टोमेटा का क्लोजिंग होना डे में, उससे बेनिफिट ये होता है कि वाटर का कंजर्वेशन हो जाता है, क्योंकि डिजर्ट में भाई वाटर की कमी होती है, और साथ ही ये CO2 को प्रिवेंट कर लेते हैं लीफ में इंटर होने से। और जब ये नाइट को अपना भाई ओपन करते हैं, जब इनकी स्टोमेटा ओपन होता है, तो ये CO2 को टेकअप करते हैं और इनकॉर्पोरेट करते हैं टू वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। और ये जो मोड है कार्बन फिक्सेशन का, इसी को कहा जाता है कैम पाथवे और क्रैसिल्यूस, मतलब जो है क्रैसिल्यूसेनियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कैम पाथवे, द प्लांट आफ्टर फैमिली क्रैसुलेसी, द सक्लेंट्स इन व्हिच द प्लांट प्रोसेस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो ये प्रोसेस सबसे पहले उनमें डिस्कवर किया गया, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब जो मीजोफिल सेल है कैम प्लांट, ये स्टोर करते हैं ऑर्गेनिक एसिड और मेक करते हैं ड्यूरिंग द नाइट इन देयर वैक्यूल्स अंटिल मॉर्निंग व्हेन द स्टोमेटा क्लोज। और डे के टाइम क्या होता है, लाइट रिएक्शन कैन सप्लाई एटीपी एंड NADPH फॉर द केल्विन साइकिल, CO2 का रिलीज होना, ऑर्गेनिक एसिड मेड द नाइट बिफोर टू बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू शुगर इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये है कैम पाथवे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये कैम पाथवे में बिल्कुल C4 साइकिल की तरह है, मैलेट है, अदर ऑर्गेनिक एसिड है, रुबिस्को है, केल्विन साइकिल है, नाइट डे, बस यहाँ पे चेंजेज है, ठीक है। तो मीजोफिल सेल यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ पे रिवर्स हो जाता है कैम पाथवे में। अब चूंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो स्टोमेटा ही है वो अलग ही तरह का होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं C4 एंड कैम फोटोसिंथेसिस, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं।
तो जो कैम पाथवे है ये सिमिलर है C4 पाथवे इस केस में कि जो CO2 है इसमें फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स बिफोर इट इंटर्स द केल्विन साइकिल। तो चूंकि दोनों में ऐसा सेम होता है जो हमने अभी पीछे ही देखा फिगर में, ठीक है। और डिफरेंस ये है कि C4 प्लांट्स में इनिशियल स्टेप ऑफ कार्बन फिक्सेशन सेपरेटेड स्ट्रक्चरली फ्रॉम द केल्विन साइकिल, से ये पूरी तरह सेपरेटेड था। लेकिन जब कैम प्लांट्स की बात आती है, जो हम शुरू में लोकेशन की बात कर रहे थे, तो ये जो दो स्टेप है ऑकर विद इन द सेम सेल बट एट सेपरेट टाइम्स। दोनों सेम सेल में होते हैं लेकिन अलग अलग टाइम पे होते हैं। तो जो कैम हो गया, C4 हो गया, C3 प्लांट्स हो गया, ये ऑल इवेंचुअली यूज करते हैं केल्विन साइकिल को टू मेक शुगर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे यूज करके शुगर बनाते हैं CO2 के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे इसके मतलब वो है। अब शुगर केन ये हो गया C4 प्लांट, ये हो गया पाइनएप्पल कैम पाथवे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाइट में ये होता है, डे में ये होता है, ठीक है। टेम्पोरल सेपरेशन ऑफ स्टेप, कैम प्लांट्स में कार्बन फिक्सेशन और केल्विन साइकिल ऑकर इन द सेम सेल एट डिफरेंट टाइम। दोनों सेम सेल में होता है लेकिन अलग टाइम पे होता है, ठीक है। कार्बन का फिक्सेशन होना, केल्विन साइकिल का होना। अब चूंकि यहाँ पे ये होगा स्पेशियल सेपरेशन है, यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन अलग जगह है, केल्विन साइकिल अलग जगह है। केल्विन साइकिल बंडल सीट में होता है, कार्बन फिक्सेशन मेसोफिल सेल में होता है, ठीक। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में होते हैं। और यहाँ पे क्या था, टेम्पोरल सेपरेशन था। कहने का मतलब ये कि कैम प्लांट्स में कार्बन फिक्सेशन और केल्विन साइकिल सेम टाइम मतलब इन द सेम सेल एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। एक ही सेल में होते हैं लेकिन अलग अलग टाइम पे होते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन फिक्सेशन भी हो रहा है और केल्विन साइकिल भी हो रहा है, ठीक है। केल्विन साइकिल कार्बन फिक्सेशन दोनों के दोनों हो रहे हैं, ठीक है, सेम सेल में लेकिन अलग अलग टाइम पे, डे नाइट, ठीक है। और यहाँ पे और मिजोफिल सेल में होता है कार्बन फिक्सेशन, बंडल सीट सेल में होता है केल्विन साइकिल। तो ये है स्पेशियल सेपरेशन ऑफ स्टेप्स एंड टेम्पोरल सेपरेशन ऑफ स्टेप्स, या कहिए कि डिफरेंसेज और सिमिलरिटीज आपसे पूछ ली जाए C4 पाथवे और कैम पाथवे में, तो ये आसानी से आप बता सकते हैं। टेम्पोरल सेपरेशन इन कैम प्लांट्स एंड स्पेशियल सेपरेशन ऑफ स्टेप्स इन C4 प्लांट्स। अब स्पेशियल और टेम्पोरल सेपरेशन क्या है, तो टेम्पोरल सेपरेशन ये है कि कार्बन फिक्सेशन और केल्विन साइकिल सेम सेल में होता है डिफरेंट टाइम पे, और C4 प्लांट्स में कार्बन फिक्सेशन और केल्विन साइकिल जो है अलग अलग मतलब टाइप ऑफ सेल में होता है, ठीक है। अब देखिए तीनों जो पाथवे हैं उनके कंपैरिजन करते हैं। तो C3, C4 और कैम पाथवे, तो जो C3 पाथवे है ये C3 साइकिल मतलब ओनली, ठीक है। पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन, पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन इन C4 साइकिल वाया C3 एंड C4 साइकिल स्पेशली, यानी कि अलग अलग सेल में होता है, ठीक है। C4 इन द मेसोफिल सेल एंड फॉलोड बाय C3 इन द बंडल सीट, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और कैम में via C3 and C4 cycle both especially in different parts of same cells and temporally C4 at night and C3 at daytime। तो ये है जो कि हमें ध्यान रखना है। नॉर्मल डायरोनल ऑकरेंस की बात करते हैं तो C3 डे टाइम, C4 डे टाइम और डे नाइट दोनों टाइम होता है ये आपका कैम पाथवे। इनिशियल CO2 एक्सेप्टर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C3 में राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, RUBP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है C4 में, और पेप एट नाइट एंड RUBP एट द डे। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है भाई कैम पाथवे। यहाँ पे रात के लिए पेप है यानी कि रात में यहाँ पे C4, और RUBP इन द डे यानी कि C3 साइकिल होता होगा, ठीक है। तो ये है कैम पाथवे। CO2 फिक्सिंग एंजाइम यहाँ पे राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज यानी कि रुबिस्को है, और यहाँ पे पेपकेज फिर आता है रुबिस्को C4 में, ठीक है। पेपकेज वहां पे मेसोफिल सेल में, फिर रुबिस्को का यूज हुआ बंडल सीट सेल में। यहाँ पे पेपकेज एट नाइट और रुबिस्को एट डे टाइम, ठीक। तो दिन में केल्विन साइकिल चलती होगी, ठीक है, और पेपकेज एट नाइट यानी कि C4 साइकिल। तो ये हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ये ग्राफ टेबल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3PG है, फॉस्फो 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट है इन C4 साइकिल, ऑक्जेलो एसीटेट एट नाइट एंड 3PG एट डे टाइम। तो नाइट में हमें C4 वाला कंसेप्ट यूज करना है कैम में, और डे में C3 वाला। सेल्स इन्वॉल्व, यहाँ पे मेसोफिल सेल इन्वॉल्व होता है C3 साइकिल में, यहाँ पे C4 में मेसोफिल सेल, ठीक, C3 बंडल सीट सेल, ठीक है। वो C3 एंड C4 इन सेम मेसोफिल सेल, चूंकि ये सेम ही सेल में होता है। यहाँ पे टेम्पोरल जो हमने बात की थी, टेम्पोरल सेपरेशन था, ठीक है, अलग अलग टाइम पे होता था लेकिन सेम ही सेल में होता था, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ठीक, डिफरेंट टाइम पे सेम सेल में यानी कि अलग अलग टाइम पे सेम सेल में,
और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में होता था, कार्बन फिक्सेशन और केल्विन साइकिल, इसलिए इसको स्पेशियल सेपरेशन और इसको टेम्पोरल सेपरेशन कैम पाथवे को बोला गया। तो ये सब है कंपैरिजन कैसे क्या है C3 C4 और कैम पाथवे में क्या पाथवे है, क्या डायरेनल ऑकरेंस है, कौन CO इनिशियल CO2 एक्सेप्टर कौन है, CO2 फिक्सिंग एंजाइम कौन है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है डिफरेंट पाथवे में, और कौन कौन से सेल डिफरेंट पाथवेज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो ये देखिए C3 प्लांट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये केल्विन साइकिल हुआ, CO2 ठीक है, मेसोफिल सेल में हुआ, ग्लूकोज बना। यहाँ पे मेसोफिल सेल में C4 साइकिल हुआ, केल्विन साइकिल हुआ, बंडल सेल में ग्लूकोज बना। यहाँ पे नाइट में ये C4 साइकिल हुआ और डे में ये मेसोफिल सेल में ये केल्विन साइकिल हुआ, ये ग्लूकोज बना। तो ये एंड प्रोडक्ट सबका सेम है, लेकिन किसी में मेसोफिल सेल में हो रहा है, किसी में मेसोफिल सेल में C4 हो रहा है, किसी में उसी में बंडल सीट सेल में केल्विन साइकिल हो रहा है, किसी में नाइट टाइम में C5 साइकिल हो रहा है, डे टाइम में C3 साइकिल मेसोफिल सेल में हो रहा है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है, ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज एंड स्टार्च, आखिर जो इन प्रोडक्ट मिला फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज या जो भी ऑर्गेनिक शुगर मिले, उनका ब्रेक डाउन कैसे होता है। तो जो ब्रेक डाउन ऑफ सुक्रोज की बात करते हैं और स्टार्च की, तो सबसे पहले सुक्रोज के बारे में जानते हैं। तो सुक्रोज है, ये ब्रोकन डाउन और हाइड्रोलाइज होता है टू यार्ड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेज। तो यहाँ पे याद रखना है कि इनवर्टेज एंजाइम यूज होता है और ये ब्रेक करता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज की बात करें तो इस प्लांट्स में 3 डिफरेंट वेज के द्वारा होता है। सबसे पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुक्रोज फॉस्फोराइलेज इन बैक्टीरिया, और इसके बाद से यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुक्रोज सिंथेटेज इन हायर प्लांट्स। ये आप देख पा रहे होंगे, ये प्रोडक्ट बना सुक्रोज सिंथेटेज के प्रेजेंस में। और सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेटेज ये यूडीपीजी यानी कि यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रिएक्ट करके यूरिडीन डाइफॉस्फेट बनाया और सुक्रोज फॉस्फेट बनाया। तो ये एंजाइम कौन कौन से हैं, कैसे इनका ब्रेकडाउन होता है, और जो सुक्रोज फॉस्फेट है ये फर्दर प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोलाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेज टू यार्ड सुक्रोज। तो ये है ब्रेकडाउन और सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज स्टार्च जो भी है। अब बात करते हैं हम सुक्रोज के बाद स्टार्च की। तो ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च ये डायस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में, और वहां पे सुक्रोज ब्रेक हुआ था ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो ये हमें ध्यान रखना है, ब्रेकडाउन और सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस में फिर सुक्रोज बन गया, वहां पे कैसे बना क्या बना, जो बेसिक 3 स्टेप है वो हमें ध्यान रखना है। ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च में डायस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज में स्टार्च का ब्रेक हुआ, ठीक। अब स्टार्च का बायोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फॉर्मली इसको अल्फा एमाइलोज बोला जाता है, जो कि लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड है। अल्फा 1,4 लिंक्ड ग्लूकोज होता है, जहाँ पे चेन लेंथ होता है ये 100 और 1000 में होता है, ठीक है। अल्फा एमाइलोज ये बनाता है सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ इट्स रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न, और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेडली क्रिस्टलाइज होता है। और जो फर्स्ट स्टेप है इन द सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलोज इज द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोज फॉस्फेटेज इंक्लूडिंग फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है फर्दर एक्टिवेटेड होता है बाय रिएक्टिंग विद शुगर न्यूक्लियोसाइड एटीपी टू प्रोड्यूस एडीपी ग्लूकोज। तो ये सब स्टार्च बायोसिंथेसिस में हमें ध्यान रखना है, और यहाँ से ये फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है हाईली रिएक्टिव होता है और रेडली ज्वाइंस करता है इलोंगेटेड चेन ऑफ अल्फा एमाइलोज कार्बन के चौथे पोजीशन पे, और बनाता है कैरेक्टरिस्टिक अल्फा 1,4 लिंकेज। While alpha amylose represents about 30% of the total starch in most plants, the rest of the starch is in a highly branched form called amylopectin. Rather than forming a straight chain helices that readily crystallize, amylopectin does not crystallize. तो ये ध्यान रखना है, amylopectin crystallize नहीं करता है, और ये बना होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जो कि बनाते हैं branches among short alpha amylose chains that are alpha 1,6 glycosidic bonds, ठीक। तो ये है, ये देख पा रहे होंगे आप क्लोरोप्लास्ट में एडीपी से कैसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ठीक है। ये हम रेस्पिरेशन में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ये ट्रायोस फॉस्फेट केल्विन साइकिल का प्रोडक्ट है। तो स्टार्च का ये हो गया ब्रेकडाउन, ये सुक्रोज का सिंथेसिस ब्रेकडाउन, ये जो भी चीजें हैं ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बस बेसिकली हम स्टेप ही ध्यान रखने हैं, और कौन किस एंजाइम में के थ्रू ब्रेक होता है। तो यहाँ पे स्टार्च के लिए डायस्टेज एंजाइम चाहिए ग्लूकोज में, फिर उसका सिंथेसिस कैसे होता है। सुक्रोज की बात करें तो यहाँ पे इन्वर्टेज चाहिए जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
अब बात करते हैं रेगुलेशन के बारे में। तो जो भी डिटरमाइन करता है वेदर द ट्रायोज फॉस्फेटेज फॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेसिस इंटर द स्टार्च और सुक्रोज पाथवे इज द एक्टिविटी ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप ट्रांसपोर्टर। तो जो क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप ट्रांसपोर्टर है इस मतलब इसका ये है कि रेगुलेशन में जो डिटरमाइन करता है कि वेदर द ट्रायोज फॉस्फेटेज फॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेसिस जो बनता है ट्रायोज फॉस्फेटेज फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये स्टार्च और सुक्रोज कौन से पाथवे में जाएगा इसका डिसाइड करना ये एक्टिविटी है क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप ट्रांसपोर्टर की। ये जो ट्रांसपोर्टर है जो कि ट्रायोज फॉस्फेट PINT पोर्टर कहते हैं, ये एक्सचेंज करता है ट्रायोज फॉस्फेटेज फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बिटवीन द स्ट्रोमा एंड साइटोप्लाज्म। जब कंसंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हाई होता है साइटोप्लाज्म में और एंटी पोर्टर एक्टिवेटेड होता है और एक्सपोर्ट करता है ट्रायोज फॉस्फेट इन एक्सचेंज for the uptake of inorganic phosphate with the cytoplasmic triose phosphate entering sucrose synthesis। तो ऐसे ऐसे होते हैं कंडीशन, तो ये सुक्रोज के पाथवे में जाएगा या स्टार्च पाथवे में जाएगा। अगर दूसरी बात करें तो जब साइटोप्लाज्मिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है अगर लो होता है तो कोई एक्सचेंज हैपन नहीं होता है और जो ट्रायोज फॉस्फेट है ये क्लोरोप्लास्ट में ही रह जाता है और इंटर करता है स्टार्च सिंथेसिस फॉस्फेट पाथवे। तो स्टार्च सिंथेसिस पाथवे कब इंटर करेगा, सुक्रोज सिंथेसिस पाथवे कब इंटर करेगा, ये वर्क है पूरी की पूरी एक्टिविटी डिपेंड करती है क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप ट्रांसपोर्टर पे और इनके कंसंट्रेशन पे कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हाई कब है और लो कब है। तो जब लो होता है तो ये इंटर करता है स्टार्च सिंथेसिस पाथवे, अब जब हाई होता है तो ये इंटर करता है सुक्रोज सिंथेसिस पाथवे। तो बेसिकली रेगुलेशन में हमें यही ध्यान रखना है कि कौन रेगुलेट कराता है, तो ये एक्टिविटी है क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप ट्रांसपोर्टर की। और कब कराता है, तो जब कंसंट्रेशन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का साइटोप्लाज्म में हाई होता है तो सुक्रोज सिंथेसिस की तरफ इंटर करता है। अब जब लो होता है तो ये इंटर करता है, यानी कि जहां रहता है वहीं रह जाता है और ये इंटर कर देता है सुक्रोज सिंथेसिस पाथवे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन सेम यूनिट का। तब तक जुड़े रहें चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी आपको और आपके जो भी ग्रेजुएशन के सिलेबस हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाली है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक जुड़े रहें चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।